हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बिहेवियरल मॉडल ऑफ साइट एंड मार्च को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का जो मटेरियल है वो इकोनॉमिक डिस्कशन और पाठशाला की वेबसाइट से लिया है। आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं और चाहें तो डिटेल चाहिए तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहेवियरल थ्योरीज जो हैं ये 1950s में डेवलप होना शुरू हुई थी। मतलब अगर पीछे चले जाएं तो 1950s में इन पर काम होना शुरू हुआ था और कुछ इन्फ्लुएंशियल वर्क साइमन के आर्टिकल ने ज़्यादा असर डाला। 1955 में साइमन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था ए बिहेवियरल मॉडल ऑफ रैशनल चॉइस। तो इस मॉडल ने एक काफ़ी उस वक्त में एक आइडिया दिया था कि साहब बिहेवियरल मॉडल क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है बिजनेस के अंदर, और इसी आर्टिकल को फिर बाद में डेवलप किया जाने लगा। मतलब बेस इसी को बनाया, इस पर ही काम किया जाने लगा और बाद में साइट एंड मार्च ने इसी मॉडल से आइडिया लेकर अपने मॉडल को बढ़ाया, बल्कि कहिए कि इसी मॉडल को एलैबोरेट किया और आज हम इसी नाम से जानते हैं। साइट एंड मार्च के नाम से ही हम इस मॉडल को जानते हैं। इन दोनों ने अपने जो मॉडल है उसको बेस किया, यार जाहिर है वो उन्होंने जब ये मॉडल बनाया तो कुछ स्टडी की होगी, तो उन्होंने 4 केस स्टडी को स्टडी किया, 4 केस स्टडी ली उन्होंने और 2 लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट लिए, 2 लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट लिए उन्होंने। इसकी स्टडीज का जो रिजल्ट निकल कर आया है तो उसी के बेस पे उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, बनाया। ये थ्योरी इनकी साइट और मार्च की थ्योरी जो फोकस करती है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लार्ज मल्टी प्रोडक्ट फर्म। इस बात को याद रखिएगा, इन्होंने बहुत छोटी फर्म्स को नहीं लिया। इन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल है, मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको देखना है कि वो फर्म किस तरह से अनसर्टेनिटी और इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर डिसीजन लेती हैं, उनका क्या डिसीजन प्रोसेस होता है। आप जानते हैं जितनी भी मॉडर्न फर्म्स हैं वो लार्ज हैं, मल्टी प्रोडक्ट हैं। अब होता यह है कि मान लीजिए मल्टी प्रोडक्ट फर्म को आप इस तरह समझिए कि साहब एक आदमी है, इस कंट्री में रहता है वो ए में, लेकिन उसने एक अपना बी में खोल रखा है आउटलेट, एक सी में, डी में, ई में, अलग खोल रखे हैं उसने। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आदमी तो यहां रहता है, कभी कभी विजिट भी कर सकता है। ये सारा काम जो इतना बढ़ गया है, मतलब मैं एकदम टॉप मोस्ट पे चला जाऊं कि रिलायंस है या टाटा है, बिरला है, ये सब है, तो आप इन सब को अडानी है, ये सब को अगर आप देखिए तो एक आदमी तो उसको मैनेज नहीं कर सकता। वो मैनेज कैसे होंगे? हर जगह अपना मैनेजमेंट होता है, हर जगह अपना मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब होता ही है कि जब मैनेजमेंट अपना हो गया तो एक मैनेजमेंट हुआ और एक ओनर हुआ। अब यहां पर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहां पर एक रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है बिटवीन ओनर को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, ओनर जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा एजेंट, जो इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, एजेंट। अब इन दोनों के बीच में मसले शुरू हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए होता क्या है कि ये आदमी तो यहां बैठा हुआ है मालिक, आदमी ने अपने डिसीजन लिए वहां पर, ये हर डिसीजन को तो नहीं देख सकता ना। अब इनको अगर आप टाटा को ले लीजिए तो बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे हैं, हर जगह वो खुद जाके डिसीजन नहीं ले सकते रतन साहब, है ना। हर जगह मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन मैनेजर को सही लग रहा है, ओनर को सही नहीं लग रहा है ना, तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या कहते हैं यहां पर इस मॉडल के अंदर क्या किया गया है, ये प्रिंसिपल और एजेंट मॉडल जो है सिस्टम, ये क्या कह रहा है कि अगर डिसीजंस के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, यानी मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले रहा है और ओनर अपने ले रहा है, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया, उस वक्त जो एजेंट है वो अपने फायदा ढूंढता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर डिसीजन लेता है, जिससे कि प्रॉफिट कम होता है। दूसरी जगह पर अगर ज्यादातर कंट्रोलिंग पावर ओनर अपने पास रखे तो
प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर ये आदमी खुद ज़्यादा रखे, छोटी है तो वो खुद रख लेगा, लेकिन जब जैसे ही फर्म बढ़ती चली जाती है तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म होती चली जाती है और डिसीजंस लेने की पावर दूसरों के हाथ में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर फर्म को बात एक मान के चलिए कि वो एक सिंगल एंटिटी नहीं होती, जैसे मैंने कहा उसका सिंगल गोल नहीं होता। सिंगल गोल क्या होता था? पहले जो हमारी पुरानी फर्म्स हुआ करती थी उसमें एक सिर्फ सिंगल गोल हुआ करता था। सिंगल गोल कह लीजिए इसको, क्या हुआ करता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही एक ले देकर होता है, भैया किसी भी तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। लेकिन सियार्ट और मार्च ने इसको अलग करा। उन्होंने कहा मॉडर्न फर्म्स जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है जो अलग अलग प्रोसेसेस के डिसीजंस को साथ लेते हैं। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करोगे तो ये जो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं इनमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। होता क्या है, एक फर्म के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन ले रहा होता है और सबके डिसीजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट का डिसीजन है कि साहब मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, डिपेंड किस पे कर रहा है? क्या इन्वेंट्री वाले के पास इतनी जगह है कि मैं इतना प्रोड्यूस करके रख दूं? रॉ मटेरियल वाले के पास इतना रॉ मटेरियल है कि मुझे दे। सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और इस थ्योरी के अंदर, सियार्ट और मार्च की इस थ्योरी के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? कोएलिशन, ऑर्गेनाइजेशनल कोएलिशन बल्कि कहिए इसको, ऑर्गेनाइजेशनल कोएलिशन। ठीक है, अब जहां भी कोएलिशन हम इस्तेमाल करेंगे तो समझ लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, ये सब मिलकर एक कोएलिशन बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल कोएलिशन होता है जिसमें मैनेजर्स भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर होंगे वगैरह वगैरह। ठीक, और ये बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, ये जो एक बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं, ये मल्टीपल गोल को लेती हैं। इसीलिए सियार्ट और मार्च ने कहा कि सियार्ट और मार्च ने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी को भी डिस्कस किया है इस मॉडल के अंदर, कि किस तरह से अनसर्टेनिटी के अंदर ये पूरा जो कोएलिशन है वो अलग अलग डिसीजंस को लेता है जिसके डिसीजंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो हमारा कन्वेंशनल थ्योरी हुआ करती थी उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अजम्पशन होता था। तो सियार्ट एंड मार्च ने इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एम को, ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से चैलेंज किया है। दूसरी चीज, इन्होंने इसके अंदर अनसर्टेनिटी को भी हटा दिया। जो कन्वेंशनल थ्योरी के अंदर हुआ करती थी साहब कि एक अनसर्टेनिटी होती है, यहां पर सियार्ट और मार्च का कहना है कि अनसर्टेनिटी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये मान के चलें कि साहब पूरी तरह से प्रॉफिट है ही नहीं या पूरी तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। इनके बीच का कुछ होता है तो वो होगा ही होगा, सर्टेनिटी हो या अनसर्टेनिटी हो, इन्हीं के बीच का वो चलेगा। क्योंकि हम जो कन्वेंशनल थ्योरी के अंदर है उसको तो हम बेस कर लेते हैं एक ही गोल के साथ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिस्टम है, और यहां पर हम क्योंकि मल्टीपल गोल मल्टीपल लेकर चलते हैं। कहने का सिर्फ एक जो मीनिंग है वो ये है कि सियार्ट और पट ने ये कहा है कि इस थ्योरी के अंदर हम एक गोल लेके नहीं चलते, बहुत सारे अलग अलग गोल लेकर चलते हैं। इनका कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 गोल कम से कम, इन्होंने उसको सेट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम से कम 5 गोल्स लेकर चलेगी। अब वो 5 गोल्स क्या हैं उन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला गोल जो इन्होंने दिया है वो कहा है प्रोडक्शन गोल। प्रोडक्शन गोल, अब ये प्रोडक्शन गोल क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन करती है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ओरिजिनेट होता है। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि कितना प्रोडक्शन होना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, और ये जो है एक तरीके से मैनेजर के लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है ताकि प्रोडक्शन को स्मूथली चलाया जा सके, कि किस तरीके से इस प्रोडक्शन को चलाने के लिए जितने भी फैक्टर्स की जरूरत है वो मैनेजर अवेलेबल करके
रखे, ठीक है। और मैनेजर करता भी है, और मैनेजर को ये भी करना होता है कि वो सारी जगह पर जहां भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इस प्रोडक्शन को, ओवर टाइम उसको करता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं सीजनल, पॉसिबली सीजनल हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, रोके ना, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। और जाहिर है कैपेसिटी, ये एक्सेस कैपेसिटी को भी अवॉइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि साहब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए अगर कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम करना है, ले ऑफ किया जाता है वर्कर्स को कुछ पीरियड के लिए, फिर वापस ले लिया जाता है, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि किसी टाइम में अगर ओवर वर्क है तो हम लोग प्लांट को ज्यादा देर काम कर लें, इससे हम रश रिक्रूटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। जो भाई हम रात में भी काम कर लें, वरना अगर हम चाह रहे हैं कि दिन ही दिन में काम करें तो हमें जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करना होगा, उसमें गलत लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये गोल जो है ये पूरी तरह रिलेटेड होता है आपका आउटपुट डिसीजन से। दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री गोल। इन्वेंट्री गोल, इन्वेंट्री आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये कहां से आएगी? इन्वेंट्री ओरिजिनेट्स करेगी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। जहां नहीं है वहां सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस डिमांड को करती है। और ये कोएलिशन के उन मेंबर की डिमांड होती है जो कि इस इन्वेंट्री से एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं। और जाहिर है इस इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को प्रेशर में भी काम करना पड़ता है, कभी सेल्समैन की तरफ से, कभी कस्टमर्स की तरफ से, कभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कभी ओनर्स की तरफ से, ठीक है। एंड दिस गोल इज टोटली रिलेटेड टू डिसीजन इन आउटपुट एंड सेल्स एरियाज। अब आ जाता है आपका सेल्स गोल। सेल्स गोल, सेल्स गोल क्या है हमारा? डिमांड ऑफ कोएलिशन मेंबर कनेक्टेड विद सेल्स, यानी वो लोग जो सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, वो जो डिमांड करेंगे बेचने के लिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी डिमांड है इसकी, ये प्रोडक्ट हमें दीजिए, कौन करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी निर्भर करती है। अगर सेल्स ही नहीं है तो आप कितना प्रोडक्ट बना लिए, कहां बिकेगा? नहीं बिक पाएगा, ठीक है। तो सेल्स जो है डिपार्टमेंट को, हर सेल्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आउटपुट है, स्टॉक ऑफ आउटपुट है, वो एडिक्वेट हो, ताकि जब हमें जरूरत पड़े, डिमांड आए, तब हम कस्टमर्स को ये ले जाकर दे सकें, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ये ओरिजिनेट सेल्स डिपार्टमेंट से ही करती है। चौथा आपका है शेयर ऑफ द मार्केट गोल। शेयर ऑफ द मार्केट गोल, शेयर ऑफ द मार्केट गोल। सेल्स ही एक तरीके के आप समझ लिए कि सेल्स का अल्टरनेटिव है। हम कह रहे हैं कि शेयर ऑफ द मार्केट गोल, मार्केट के टोटल मार्केट में जो डिमांड है उसमें हमारे प्रोडक्ट का शेयर कितना है। तो जो हमारे कोएलिशन मेंबर होते हैं, जो बेसिकली कंपैरेटिव सक्सेस के अंदर काम करते हैं, कंपैरेटिव सक्सेस कहिए या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट होता है। वो ये देखते हैं कि हमारी फर्म्स दूसरी फर्म्स के मुताबिक डेवलप कर रही है या नहीं कर रही। और सेम हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वही इस सेल्स की स्ट्रेटेजीज को बनाता है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, मार्केट रिसर्च है, प्रोग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। पांचवा आ जाता है आखिरी हमारा प्रॉफिट। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए और इसके अंदर दो लोग मिलकर बनाते हैं। टॉप मैनेजमेंट सेट करता है इसको, ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट इस प्रॉफिट को सेट करेगा। क्या क्या करने के, उसे बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जैसे डिमांड ऑफ द शेयर होल्डर्स को वो सेटिस्फाई करेगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बैंकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिनसे अगर किसी ने, फाइनेंसर ने लोन लिया हुआ है, इन्वेस्टर ने लिया हुआ है, फर्म ने लिया हुआ है, और अदर बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसको उसको सेटिस्फाई करना होता है। और जाहिर है फंड भी क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 एम है जो हमने यहां पर देखे हैं। देखिए
एम जो है, गोल्स जो है वो इंक्रीज किए जा सकते हैं। फर्म्स के अंदर बहुत सारे गोल हैं, अगर आप फर्म को बना लीजिए तो सब और भी गोलें करती हैं, लेकिन जितना आप गोल बनाएंगे उतने ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और उतना ही प्लानिंग में मुश्किल होती चली जाएगी। ठीक है, कुछ गोल जो हमने यहां पर पढ़े हैं वो सारे मेंबर्स के लिए डिजायरेबल होते हैं, कुछ कुछ के लिए। तो सारे मेंबर के लिए अगर आप लिए तो एग्जांपल ले लीजिए, हमारी सेल्स गोल है वो डायरेक्टली डिजायरेबल होता है सेल्स मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ता है ना। लेकिन ये जो हमारे दूसरे लोग हैं उनसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे हमारा वर्कर्स है, मेंबर्स है, कोalition के कुछ और मेंबर है, उनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये एक्सेप्शन है गोल के अंदर। और बहुत सारे गोल भी हैं जो कुछ लोग ही सिर्फ करते हैं, जैसे प्रॉफिट गोल जो है वो डायरेक्टली है शेयर होल्डर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उन लोगों को ये ऑन द फ्लोर लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको तो पता है ये काम हुआ, मुझे मेरी सैलरी मिली, क्योंकि वो किसी सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि द फर्म इन द बिहेवियरल थ्योरी सीक्स टू सेटिस्फाई ओवरऑल परफॉर्मेंस रादर देन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सेल्स और अदर मैग्नीट्यूड जितने भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि फर्म जो है वो सेटिस्फाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है रादर देन दी मैक्सिमाइजिंग द एंटरप्रेन्योर। इससे हमारे पास कुछ गोल्स और निकल कर आ जाते हैं। तो लगे हाथ तो इन गोल्स को भी देख लेते हैं। इसमें कुछ गोल्स हैं, जाहिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये गोल्स होने चाहिए, जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल कौन सा है? देखिए, कोalition के अंदर बहुत सारे अलग अलग गोल्स होते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं। एक ग्रुप का एक गोल से दूसरे ग्रुप का दूसरा गोल है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां पर, इसी को कॉन्फ्लिक्टिंग गोल कहते हैं। फर्म इज नॉट ट्रीटेड एज ए सिंगल गोल। मैं बार बार कह रहा हूं ये सिंगल डिसीजन यूनिट नहीं है जैसे कि ट्रेडिशनल यूनिट में हुआ, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ करता था। यहां पर ये मल्टी गोल है, मल्टी डिसीजन मेकिंग है। तो जो कोalition है उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं और सारे के सारे अलग अलग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल से कनेक्टेड है। जैसे मैनेजर है, वर्कर है, शेयर होल्डर है, कस्टमर है, सप्लायर, बैंकर, टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। हर ग्रुप का एक अपना एस्पिरेशन लेवल होता है, उसके गोल या डिमांड का। एस्पिरेशन लेवल को आप ये समझिए कि साहब मैं जो हूं कहां किस लेवल पर जाकर सेटिस्फाई होऊंगा, मुझे कितना चाहिए, कहां तक मैंने गोल सेट कर लिया, मेरा ये है, अब मेरे वो एस्पिरेशन लेवल है। ठीक है, तो हर ग्रुप का एक एस्पिरेशन लेवल होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, वर्कर्स को हाई वेजेस, गुड पेंशन स्कीम्स, अच्छी कंडीशन और वर्क चाहिए होते हैं, ये उनका एस्पिरेशन लेवल है। मैनेजर को हाई सैलरी चाहिए होती है, पावर प्रेस्टीज चाहिए होती है, ये उसका एस्पिरेशन लेवल है। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स को ले लिए, उन्हें हाई प्रॉफिट चाहिए होता है, ग्रोइंग कैपिटल, मार्केट साइज वगैरह वगैरह। हर ग्रुप का अपना एक एस्पिरेशन लेवल होता है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग गोल विद द फर्म। सबके गोल एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होते, एक कह रहा है ये गोल है लेकिन ये गोल दूसरे के गोल से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो साइट एंड मार्च जो है वो कहते हैं कि इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है पेमेंट्स के जरिए। अगर आप एनफ पेमेंट करेंगे तो ये गोल सेटिस्फाई हो सकते हैं। एक आदमी कह रहा है साहब मेरा ये गोल है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, अच्छा आपका टाइम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, आप इसके लिए ये पेमेंट ले लीजिए, सॉल्व। ठीक है। दूसरा जो गोल है इसके अंदर, अदर वालों के अंदर, वो है सेटिस्फाइंग बिहेवियर। सेटिस्फाइंग बिहेवियर, ये भी एक गोल है। ठीक है, हर पर्सन का, जैसे मैंने बताया, अपना सेटिस्फाइंग लेवल होता है, हर पर्सन का अपना एक एस्पिरेशन लेवल होता है। अगर वो एस्पिरेशन लेवल उसका अचीव हो जाए तो फिर उसे आगे नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर वो अचीव ना हो तो फिर वो अपना एस्पिरेशन लेवल को रिवाइज करके थोड़ा डाउनवर्ड कर लेता है। मुझे 100 रुपए चाहिए थे, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिले, मेरा एस्पिरेशन लेवल था, जब वो नहीं अचीव हुआ तो मैंने उसको 90 पे कर लिया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक्सपेक्टेशन अचीव हो गया और ज्यादा है, मेरा एक्सीड कर गया, मेरा था 100 और मेरा एस्पिरेशन था 100, 110 हो गया तो मेरा एस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो किसी भी केस में, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, जब आदमी एक एस्पिरेशन लेवल पर काम करता है तो उसके एस्पिरेशन लेवल में चेंज आता है। ऊपर जाए
या नीचे जाए किसी भी सिचुएशन के अंदर। अगली बात, ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक। ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक, मैं रिकॉर्डिंग करता गया, पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, बाद में देखा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक की। देखिए, ये जो हमारी कोलिशन होती है वो साउंड कब होती है, कब वो हमारी कोलिशन बहुत अच्छी बनेगी, उस वक्त जब उसको एडिक्वेट इनफ पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि पूरी कोलिशन हमारी बहुत खुश रहे, सब बहुत अच्छे से काम करें और सब खुश रहें, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक लिमिटेशन के अंदर है। तो जो फंड है वो भी एक लिमिट में है, और जाहिर है आप अगर कोलिशन की डिमांड्स को कहिए तो डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। तो साइट एंड मार्च ने जो डिफरेंस निकाला, यानी एक हमारी जो समझ लीजिए हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, सपोज वो 100 है, लेकिन जो फंड हमारे पास है वो 80 है, तो जो डिफरेंस होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक कहलाता है। यानी हम इतना अमाउंट जमा कर लें कि हमारी पूरी कोलिशन खुश हो जाए, उतना नहीं हो पाता। जितना हुआ और जितनी उनकी डिमांड है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक कहलाता है। ठीक है, और लास्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिना इसके आप काम नहीं कर पाएंगे। डिसीजंस आप लेंगे, उसी पर प्लानिंग होगी, उसी पर काम चलेगा। साइट एंड मार्च मॉडल के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये दो लोगों के पास होती है, या तो टॉप मैनेजमेंट होता है या लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी या तो टॉप मैनेजमेंट लेगा, टॉप मैनेजमेंट, मैं फिर शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, टॉप मैनेजमेंट या लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से कोई लेगा। अब अगर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है तो वो क्या लेगा, वो गोल सेट करता है ना, रिसोर्स का एलोकेशन करता है। ठीक है, और ये सब फर्म्स के बजट पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि कोई मैनेजर है वो बार्गेन करके अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे की कोशिश कर ले। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है एलोकेशन के अंदर, इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट कुछ फंड को रिटेन करके रखता है अपने पास, इसलिए कि हो सकता है इमरजेंसी के टाइम में किसी प्रोजेक्ट पर जरूरत पड़ जाए तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे इसको दे सके। दूसरा आ जाता है लेवल ऑफ लोअर लेवल। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने असाइन किया है फंड, उसको मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पर यूज करता है, अपने हिसाब से यूज करता है कि कहां किस जगह जरूरत होती है। ये सारे मैनेजर्स के डिसीजन होते हैं कि किस जगह कौन से अमाउंट को यूज करना है, कहां जरूरत है कहां नहीं है। तो एक तो ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के पास हो गए, जो टॉप मैनेजमेंट असाइन करेगा लोअर मैनेजमेंट को यानी मैनेजर्स को, तो यहां पर मैनेजर अपने हिसाब से उन पैसे को यूज करते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये पूरा साइट एंड मार्च का मॉडल है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत आसान है, इसके अंदर सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दिए गए हैं। यानी मैं अगर थोड़े से शब्द में इसको कहूं, थोड़े से वर्ड्स में अगर कहूं, जो हमारी पहले की थ्योरी हुआ करती थी वो कहती थी कि सिर्फ एक जो है एम है, एक गोल है फर्म का, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ एम नहीं हो सकता, क्योंकि अब मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी नेशनल, मल्टी सब चीज में मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। अगर आप सिर्फ एक ही रखेंगे तो फिर बाकी जगहों पर डिसीजंस वो मैनेजर ले रहे हैं। वो मैनेजर सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब ही करेगा जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जब उसको एनफ पेमेंट मिलेगा, जब उसके डिजायर्ड पूरे हो जाएंगे। इसलिए अब मल्टीनेशनल या वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, उनको गोल्स को चेंज करना होगा। सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।